जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं निकेश मोतला। स्वागत है आपका हमारे केजी फाउंडेशन में। और आज मैं फिर से आपके लिए एक नई क्लास लेके आया हूँ। पिछली क्लास में हमने हिंदी की कक्षा में पढ़ा था वर्ण विचार के बारे में। आज हम पढ़ेंगे शब्द संरचना को लेकर। आज का टॉपिक जो होगा वो शब्द संरचना होगा। शब्द संरचना अर्थात शब्द की रचना कैसे कैसे हुई है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या विभाजन है, इस सब को लेकर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आ जाते हैं सीधा टॉपिक पर। आज का टॉपिक है शब्द संरचना। अब शब्द किन से बनता है, तो हम सबसे पहले उस टॉपिक पर चलते हैं, उस पॉइंट पर चलते हैं। शब्द बनता है वर्णों से। लास्ट क्लास में हमने वर्ण को बहुत अच्छे से सीखा है, वर्ण की परिभाषा भी हमने सीखी थी। आज फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। पहले चलते हैं वर्ण की परिभाषा पर। वर्ण वह ध्वनि है जिसका खंड अथवा या विभाजन अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। मैं फिर से बोलता हूं, वर्ण वह ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा या विभाजन नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाता है। और वर्ण आपने हिंदी में पिछली क्लास में सीखा ही था कि टोटल 52 वर्ण होते हैं, यानी 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 और 2 अनुस्वर और विसर्ग को मिलाकर 13 स्वर होते हैं। और टोटल कुल मिलाकर 39 अर्थात 39 व्यंजन होते हैं। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अगर आप पिछली क्लास नहीं देख पाए हैं तो आप पिछली क्लास पर जाकर देख सकते हैं। तो आगे की क्लास को यहां से ही आगे मैं बढ़ाता हूं। वर्ण की परिभाषा हमने सीखी, अब हम बोलते हैं, सीधा चलते हैं शब्द पर। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से जो ध्वनि तैयार होती है उसे शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्दों को मिलाकर ध्वनि बनती है उसे जो वर्णों को मिलाकर ध्वनि बनती है उसे शब्द कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं आपको इसी परिभाषा को। वर्णों के मेल से जो सार्थक ध्वनि तैयार होती है उसे शब्द कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको शब्द की परिभाषा को बहुत अच्छे से डिफाइन किया और आपने उसे बहुत अच्छे से सुना भी, और मुझे लगता है कि वो आपको याद भी हो गई होगी। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे मैंने अभी बोला सार्थक ध्वनि, ठीक है। तो जैसे एक शब्द है नगर, न गे रे। अगर नगर हम बोलते हैं तो इसका एक अर्थ होता है, यानी किसी शहर के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसी न रे गे, अगर मैं इसे न रे गे लिखूं, नरग, ये कुछ नहीं होता, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, उदाहरण के लिए कैमेले कमल, यानी कमल। कमल एक पुष्प का है, पुष्प है, ठीक है। लेकिन अगर इसी वर्णों को मैं ऐसे ले लूं, ले में के लमक, कुछ भी नहीं होता, या ले के में लकम, ये कुछ नहीं होता। तो सार्थक अर्थ जिन शब्दों यानी वर्णों के मेल से कोई शब्द तैयार होता है और उसका कोई अर्थ होता है, वो हमारा शब्द है। अंडरस्टैंड। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और मीनिंग ले लेते हैं। शहर, शहर, और शहर शहर, यानी अगर मैं इस वर्ण को है से हरस, ये कुछ नहीं होता, हरस कोई मीनिंग नहीं देता है, ठीक है। तो ये कोई शब्द नहीं है। ओके, अब चलते हैं आगे। शब्दों के भेद, यानी शब्द के भेद। शब्दों के कितने भेद होते हैं, हम इस तरफ चलते हैं। मुख्यतः शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला, सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर। फर्स्ट पॉइंट, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। और लास्ट यानी 4 नंबर हमारा प्रयोग के आधार पर। यानी शब्द के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला आपका उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और जो फोर्थ है यानी नंबर 4 है वो प्रयोग के आधार पर। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे शब्द के पहले प्रकार के बारे में। शब्द का पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द
5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तत्सम शब्द, नंबर 2 हमारा तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशज या विदेशी शब्द, नंबर 5 संकर शब्द। ये हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार हैं, यानी 5 भेद हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है, हम चलते हैं सीधा तत्सम शब्द पर। तत्सम शब्द की परिभाषा क्या होती है उसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तत्सम शब्द वे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मैं एक बार फिर रिवाइज कराता हूं आपको और मेरे साथ प्रयास करें आप बोलने का। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक वर्ड लेता हूं, एक शब्द लेता हूं, सत्य। सत्य को हिंदी में क्या कहा जाता है? सही। लेकिन सही जो शब्द है वो तद्भव है और सत्य जो शब्द है वो तत्सम है। इसी की तरह एक और शब्द ले लेता हूं मैं आपके लिए, उसका उदाहरण के लिए, जैसे सूर्य। सूर्य तत्सम शब्द है और सूर्य का तद्भव होता है सूरज। उसके बाद अगर मैं कोई शब्द ले लेता हूं जैसे अग्नि। अग्नि तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत भाषा का शब्द है और हिंदी में प्रयोग होता है कैसे? आग, यानी हिंदी में आग कहते हैं। उसी के प्रकार ग्राम। ग्राम तत्सम शब्द है और ग्राम को हिंदी में जो प्रयोग करते हैं वो गांव के रूप में करते हैं। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। जैसे इसके लिए एक उदाहरण भी है, सदैव सत्य बोलो। अभी जो इसमें सत्य वर्ड आया है, यानी सत्य जो शब्द आया है, ये तत्सम शब्द है और ये संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तत्सम। अब चलते हैं तद्भव की तरफ। तद्भव, तद्भव की परिभाषा ये है, वे शब्द जो संस्कृत में शब्दों में परिवर्तन करके, यानी संस्कृत शब्दों में परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। दोनों में एक डिफरेंस है। अभी आपने तत्सम की परिभाषा सुनी थी, जो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों, यानी जैसे हैं वैसे ही प्रयोग होते हैं, वो आपके तत्सम है। लेकिन तद्भव उससे थोड़ा अलग है। तद्भव वह है जो शब्द संस्कृत भाषा के परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, यानी परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्प, सर्प को क्या कहते हैं? सांप। जैसे दधी, दधी को दही। जैसे धूर्त, धूर्त को घी। जैसे कर्ण, कर्ण को कान। अर्थात मेरा कहने का जो आपको समझाने का तात्पर्य है, तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। सर्प को हम सांप प्रयोग करते हैं हिंदी में, ठीक है। जैसे दधी को हम दही प्रयोग करते हैं, घृत को हम घी प्रयोग करते हैं और कर्ण को हम कान के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे क्या है? तद्भव, तद्भव शब्द है। उसके बाद नंबर 3 देशज शब्द। वे शब्द जो देश के विभिन्न बोलियों से लेकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों से लेकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, झोला, खिचड़ी, जूता आदि। ये वे शब्द हैं जो देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 विदेशज अर्थात विदेशी शब्द। वे शब्द जो अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी
आदि भाषाओं से लेकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशी या विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे लालटेन, बंदूक, स्टेशन, तौलिया आदि। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लेकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, उर्दू, फारसी आदि। उदाहरण के लिए मैंने अभी आपसे बोला था जैसे बंदूक, लालटेन, स्टेशन, बाजार, तौलिया आदि। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 5 संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से के योग से तैयार होते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से लेकर हिंदी भाषा में एक साथ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी। रेल इस शब्द में अंग्रेजी का वर्ड है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो दोनों को मिलाकर रेलगाड़ी बना और रेलगाड़ी आपका एक संकर शब्द हुआ। दूसरा लाठी चार्ज। दूसरा शब्द सीलबंद। सीलबंद मतलब सील जो पहला वर्ड है वो है इंग्लिश का शब्द और बंद हिंदी का शब्द है, दोनों को मिलाकर सीलबंद नया शब्द तैयार हुआ, ये एक संकर शब्द है। तीसरा शब्द लाठी चार्ज। लाठी चार्ज में लाठी हिंदी का शब्द है और चार्ज इंग्लिश का शब्द है, दोनों को मिलाकर लाठी चार्ज बना और ये संकर शब्द है। उसके बाद बंदी ग्रह। बंदी एक हिंदी का शब्द है और ग्रह संस्कृत का शब्द है, दोनों को मिलाकर बंदी ग्रह बन गया है और ये हमारा एक संकर शब्द तैयार हुआ। तो ये आज की जो हमने क्लास ली थी ये थी शब्द भेद की, और शब्द भेद पर जो पहला प्रकार है हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उसमें हमने पांचों तरह के जो शब्द होते हैं उनके बारे में आपसे हमने डिस्कशन किया। जैसे सबसे पहले हमने तत्सम को समझा, फिर उसके बाद हमने तद्भव को समझा, फिर हमने उसके बाद देशज शब्द को समझा, उसके बाद विदेशी या विदेशज को समझा एंड उसके बाद हमने संकर शब्द को हमने समझा। आशा करता हूं उत्पत्ति के आधार पर जो हमने आज का शब्दों को लिया वो आपने बहुत अच्छे से सीखा समझा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद।